नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ डॉक्टर से। इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के पीएसएम विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवेश कुमार जी को। सर, आपका नमस्कार है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पीएसएम डिपार्टमेंट है क्या और इसकी उपयोगिता मेडिकल साइंस में और समाज में दोनों में क्या है। धन्यवाद राजीव जी। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो है वो एक मेडिसिन डिपार्टमेंट का ही भाग है और ये वो भाग है जिसमें हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपको सबको मालूम है कि जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्यूरेटिव पार्ट, इलाज को कैसे ठीक किया जाए इसके बारे जी में हम जानते हैं, लेकिन हम चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा रोल है बीमारियों को रोकथाम करना भी, जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है। और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पूरे डिपार्टमेंट का नाम है। तो सोशल मेडिसिन क्यों? तो मेडिसिन की उपयोगिता जो है और या फिर किसी बीमारी का जो कारण है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है, सिर्फ कोई कीटाणु या फिर कोई ऐसे कारण नहीं होते हैं, मेडिकल कारण जिसके कारण बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके रोकथाम या जिसको हम ध्यान में दें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से उस बीमारी का रोकथाम कर सकें और कई बार तो इलाज भी कर सकते हैं उस सोशल रीजंस को जानकर। जैसे मेंटल हेल्थ में बहुत सोशल का बहुत कारण है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल यदि दूँ तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग जिसको कहते हैं हम, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। लेकिन सोशल एस्पेक्ट में यदि देखें तो ओवर क्राउडिंग, इंडोर पॉल्यूशन और आसपास की सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब का भी बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को में। तो इसलिए ये सोशल एस्पेक्ट जो मेडिसिन का है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है यदि कोई हम बीमारी को रोकथाम करना चाहें तो। इसलिए इस विभाग का पूरा नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो हम लोग इसमें समाज के लिए जैसे करते क्या है, कौन कौन से रोगों में हम लोग रोकथाम के लिए काम करते हैं? जैसे आपने कहा कि रोकथाम पर हमारा विशेष फोकस होता है, तो कौन कौन सी बीमारी की रोकथाम पे हम काम करते हैं? तो यदि हम कोई जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम दो में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो संक्रमित हो सकता है और एक जिसका संक्रमण ना हो सकता है। संक्रमित कैसे होते हैं? यदि कीटाणु, जीवाणु, विषाणु से जो बैक्टीरिया, वायरसेस से जो बीमारियां फैल रही हैं उसको हम संक्रमित बीमारियों में रख सकते हैं। और नॉन संक्रमित बीमारी जो असंक्रमित बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ना, मधुमेह का रोग होना, सांस की बीमारी होना, सीओपीडी होना, अस्थमा होना, स्ट्रोक, पैरालिसिस होना, हार्ट अटैक होना, लिवर की बीमारियाँ, ये सब ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें कोई कीटाणु विषाणु नहीं होते हैं। इसमें कुछ हमारी लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये जब दोनों आप बीमारियों को देखेंगे तो इसको रोका जा सकता है। वो समझने की हमको पहले ज़रूरत है कि क्या कारण है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो पहले हम समझते हैं। तो हमारा जो है एपिडेमोलॉजिस्ट हम कहलाते हैं। अच्छा। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अलावा एपिडेमोलॉजिस्ट। एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का डिटर्मिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या कारण है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। पता चला आप काला आजार की बीमारी यदि तमिलनाडु में खोज रहे हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि काला आजार की बीमारी सिर्फ बिहार और बिहार के आसपास के ही स्टेट में होती है। तो ये जो जानकारी है वो हमारा एरिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, प्लेस, पर्सन में, समय, व्यक्ति और जगह में कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब होगा, ये हमारा काम है। दूसरा कि डिटर्मिनेंट्स, रिस्क फैक्टर्स को, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए संक्रमित और असंक्रमित बीमारियां जो दोनों हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाने चाहिए हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और देश के लेवल पे, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ें की जा सकती हैं।
चाहे पॉलिसी मेकिंग से लेकर कोई एक्ट्स बनाने से लेके या कोई प्रोग्राम को लॉन्च रद्द करने करना से है, लेके, जी। तो वो सारा काम जो है हमारे डिपार्टमेंट का है। सर, ये आपने कहा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो उससे तो अब उसका दायरा बड़ा बढ़ता जा बहुत रहा है। बड़ा, बिल्कुल। और काफ़ी संख्या हो गई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बिल्कुल, लोगों की। बिल्कुल। उसमें हम जैसे कि हार्ट की बीमारी, आपका ये डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, तो ये सब को हम लोग कैसे रोक सकते हैं और हमारा डिपार्टमेंट कितना इसमें अहम भूमिका निभा सकता है सर? अम, यदि मैं डॉक्टर नहीं भी रहता, मैं आम आदमी भी रहता, और किसी भी आम आदमी से यदि पूछ लीजिएगा कि बीपी कैसे बढ़ता है जी, तो बोलते हैं टेंशन से बढ़ता है, टेंशन हो गया इसलिए बीपी बढ़ गया, इसको जी। हम लोग ऐसे आम, और उसका नाम भी है हाइपर टेंशन। तो बिल्कुल स्ट्रेस एक कारण है। कुछ और लोगों से बोलिएगा तो वो बोलेगा हाँ हाँ नमक नहीं खाना होता है, नमक इसका कारण होता है बीपी बढ़ने का। बिल्कुल, कोई यदि ज़्यादा, जिसको हम लोग आम भाषा में हेल्दी बोलते हैं, जिसको मोटापा हम कहेंगे, सेंट्रल ओबेसिटी, बोले इनको बीपी हो सकता है। यदि कोई ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो इनको बीपी हो सकता है। जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया हुआ है, बैठा हुआ है और फैटी फूड सिर्फ खाए जा रहा है, मैं सिर्फ जंक फूड खा रहा है, बोले बीपी बढ़ जाएगा भाई। तो जितने भी ये हम कुछ कारण बताएं, इसके साथ में और भी है, जेनेटिक्स भी में एक होता है कि अपने दादा परदादा से हमारे में भी जीन्स हैं और उसके कारण हमारी वो बीमारी हो रही है। तो मैं बीपी का उसी तरह जितने भी कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, सीओपीडी हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो, बहुत सारे होते हैं। तो ये जितने भी हैं सब में जो रिस्क फैक्टर हैं ये लगभग ये हैं, और हम लोगों को डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताते हैं। प्राइमोडियल, जब हमारे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, जब स्कूली बच्चे हैं, तो उसमें अभी तक अल्कोहल, स्मोकिंग, मोटापा ये सब आया नहीं है। उनको ये मालूम है अभी खेल रहे हैं, वो खेलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि 15 साल हुआ नहीं, मोबाइल हाथ में आया नहीं, या हम थोड़े 10 साल 15 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो टीवी आया नहीं कि हम उसके शिकार बन जाते थे और शायद उसके आदी हो जाते थे, और बैठकर कहीं बाहर नहीं जाना, रिमोट से टीवी देखना और बैठकर टीवी या मूवीज़ जो भी है वो देख रहे होते थे। तो ये समझना और इनकी जानकारी, अवेयरनेस जो है हमको प्राइमोडियल लेवल जो होता है कि जब हम रिस्क फैक्टर आया भी नहीं है तब हम जानकारी उस पॉपुलेशन को दे दें कि ताकि ये रिस्क फैक्टर ही ना आए। जी जी। तो जब वो है तो हम अवेयरनेस क्रिएट किए, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स ऐसे बना दें, कुछ ऐसे संगति के बारे में बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें कर दें कि रिस्की फैक्टर ना पहुँचे। हम कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दें, कुछ ऐसे हम लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दें कि किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत ही ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जब करते हैं तो प्राइमोडियल हम लोग करते हैं, वो भी काम होता है। दूसरा कि रिस्क फैक्टर आ गया है, अब तो बीमारी नहीं हुई है लेकिन रिस्क फैक्टर है, अब स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, मोटापा हो गया, अभी बीपी बढ़ा नहीं है, आया नहीं शुगर, तो भाई हम बोलने लगते हैं कि देखिए अब आपका जो है आप हाई अलर्ट जोन में आ चुके हैं। यदि अब आप नहीं सुधरेंगे, यदि आप उसके अपने जो आपकी शरीर की ज़रूरत है बीमारी से दूर रहने के लिए, यदि आप वो नहीं करेंगे तो ये बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे हर लेवल पे इंटरवेंशंस करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, फैमिली भी करती है, और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी की जाती है। तो ये दूसरा, कई बार आप जानते होंगे कि बीपी और डायबिटीज़ जो है वो लंबी बीमारियां हैं जी। हो सकता है कि मैं यदि 5 साल 10 साल में बीपी नहीं चेक कर रहा हूँ तो हमको नहीं मालूम है कि बीपी है कि नहीं, और एकदम से किसी और कारण से गया, एक चोट लगी थी उसके कारण पैर टूट गया था थोड़ा सा, वो कर रहा है, उस समय बीपी नापा तो अरे बीपी तो आपका बढ़ा हुआ है। तो फिर पता चलता है कि तो वो एक्सीडेंट, मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है, और हम डायग्नोज हो जाते हैं उसी में, किसी कारण से ब्लड टेस्ट हमने कराया और शुगर निकल गया। तो फिर अब ये तीसरा लेवल का प्रिवेंशन हो जाता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि रिस्क फैक्टर भी है, बीमारी भी है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हम मास लेवल पे हम लोग को करना होता है, या तो पॉपुलेशन लेवल पे, या फिर हम लोग हाई रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, किन लोगों पे हो सकता है। अब हम शुगर की टेस्ट
5 साल के बच्चों में करें तो बेवकूफ़ी है। एकदम हम एक एज की नहीं 30 साल के बाद वाले को करेंगे, क्योंकि उसमें मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो वो जो हमारा हाई रिस्क समझना, स्क्रीन करना, डायग्नोसिस करना और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, तो जितना जल्दी हो सके हम उनका डायग्नोसिस कर पाएँ और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। तो इस तरह का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, अनसंक्रामक डिजीजेज हैं, ये कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ कोविड के समय में, जैसे मैं बताऊं कि संक्रमित के लोगों का, तो हम देखते थे कि कहाँ हाई रिस्क है, तो कांटेक्ट वाले हाई रिस्क होते थे। जी, तो याद है मुझे। हाँ, कि एक आदमी को हुआ तो अरे इनके आसपास वाले को करवाओ, क्योंकि ये ज़्यादा चांसेस है कि, तो हम लोग, हाँ, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि भैया जल्दी डायग्नोस करो, ये आसपास वाले भी संक्रमित हुए होंगे। उसके पहले वाला क्या है, कोविड तो आ गया है, अभी फैला नहीं है, तो अब लोगों को भैया सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, तो ये प्रिवेंटिव है। ये उसके और पहले का ये है कि जब अभी फैला नहीं था, जब अभी चाइना में ही था, तो इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दीजिए, वो प्राइमोडियल है कि अभी रिस्क फैक्टर पहुंचा नहीं है, वहाँ पे सील कर दीजिए, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस दे दीजिए कि कोई ये सिम्टम्स के साथ यदि आता है तो हमको वहीं रोक देना है, तो ये प्राइमोडियल हो जाता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग काम करते हैं और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी सरकार को हेल्प करते हैं कि ताकि पॉलिसी ऐसी बने, क्योंकि हम लोग चाहे जितने भी डॉक्टर्स, बहुत मुट्ठी लोग हैं डॉक्टर्स हैं, हम यदि हेल्थ अवेयरनेस करने लगे सिर्फ, तो शायद हम पूरी जनता तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार के लेजिस्लेशंस और लॉज और एक्ट्स के कारण हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके कारण हम लोग तक पहुंच जाते हैं और हर लेवल पे जो प्रिवेंशन है वो हम लोग करते हैं। सर, आपने कहा कि कितनी ज़्यादा अच्छी जानकारी दी है आपने कि आप मतलब उस बीमारी को फैलने से रोकने वाला डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर देश स्तर पे या राज्य स्तर पे शायद आपका डिपार्टमेंट उतना मजबूत नहीं हो पाया है, जिससे निजी अस्पतालें खुल गई और छोटे मोटे क्लिनिक खुल गया और लोग जो है बीमारी को हम लोग रोक नहीं पाए। वो वजह क्या है सर कि हम क्यों इतने मतलब फेलियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि कैसे हुआ, कमी, हाँ, कमी कहाँ कमी रह गई, कहाँ रह गई। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारा नाम डॉक्टर है। डॉक्टर जो एक वर्ड होता है, लेटिन वर्ड होता है डॉसेर, DOCERE। डॉसेर का मतलब होता है टू टीच, टीच का मतलब टीचर। और मैं कोट कर रहा हूँ, सबसे मेडिसिन की जो सबसे बाइबल कही जाती है, गीता कही जाती है, कुरान कही जाती है, हैरिसन किताब से, पहला चैप्टर 7वां पन्ना, दूसरा मतलब राइट हैंड कॉलम और चौथा पैराग्राफ में तीसरा लाइन। तो ये वहाँ से मैं कोट कर रहा हूँ, गूगल में भी डालेंगे तो डॉक्टर का मतलब आएगा। तो सारे डॉक्टर्स यानी कि मास्टर बनने चाहिए, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो मुश्किल से 2% भी डॉक्टर्स नहीं है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर बना ही इसलिए था, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाना क्या, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं, आपको पढ़ाना अपने पेशेंट को, अपने कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी कम्युनिटी को, कि बीमारी को कैसे रोका जाए। अपने कलीग्स को क्या पढ़ाएंगे, जब एक क्लिनिशियन जो होता है एक बीमारी लिखता है तो आप पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट को ये सजेस्ट करके देखते हैं, देखो इस पे ध्यान देना, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप पढ़ा रहे हो। आप अपने सबऑर्डिनेट को जब लिख कर देते हैं कि ये इंजेक्शन पढ़ना है, ये रात में पढ़ना है, ये इतनी डोज में पढ़ना है, तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ जब हमको पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत कोई बीमारी फैल रही है, तो कम्युनिटी लेवल पे आपको जो पढ़ाना है, तो हमें हर लेवल पे पढ़ाना है। शायद हम भूल गए हैं कि डॉक्टर का मतलब डॉसेर से होता है और टू टीच होता है, हम पढ़ाना शायद भूल गए। और ये पढ़ाना और लोग यदि ये सोच लें कि सिर्फ बच्चों को ही, अपने जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनको ही पढ़ाना है, तो ये नहीं, हमको और ये सिर्फ हमारी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक बहुत फेमस CTVS सर्जन थे, उन्होंने अराउंड 1 लाख के करीब ऑपरेशन किया अपने लाइफ में। वो मरते समय अपने डेथ सैया पे बोल के गए, मैं अपना लाइफ बर्बाद कर दिया। तो लोग बोले, अरे
आप इतने बड़े सर्जन, आपने लाखों लोगों की जान बचाई है, आप 1 लाख से ऊपर हार्ट सर्जरी किए हैं, जिसके कारण कितने लोग जो आज मरना था वो 10 साल और जी गए, 15 साल और जी गए, 20 साल। बोले नहीं, मैं सिर्फ 1 लाख ही लोग जान बचा पाया, जबकि मेरे में पोटेंशियल था कि कम से कम मैं 1 करोड़ लोग तक पहुंच सकता था, और जो 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, प्री मैच्योर डेथ्स हो रहे हैं, उनको मैं बचा सकता था। जितने इतने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो रहे हैं, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके एक फैक्टर नहीं, मल्टी फैक्टोरियल है, और वो मुझे मालूम है एज अ सर्जन, एज अ हार्ट का स्टूडेंट की वो क्या क्या कारण है। शायद मैं लोगों तक पहुंच पाता तो मैं ये बीमारियां बचा सकता था। तो क्या है कि इस दौड़ भाग की जिंदगी में डॉक्टर्स भी भूल गए कि उनका रियल ये काम क्या था, और हमारे जैसे डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो दूसरे लोगों को देख कर कि जो ट्रीटमेंट करता है वो बड़ा डॉक्टर है। हमने एक छोटे बच्चे से भी बोलते हुए सुना है, किसी ने बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पापा ना छोटे डॉक्टर है, हम तो बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तो जो ये फीलिंग है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट जो सिर्फ एमबीबीएस ही रह गए, उसके बाद फिर एमडी एमएस किए, डीएम और एमसीएच किए, वो ज़्यादा क्यूरेटिव, हर कोई को, जो आप यदि किसी के बारे में बात करो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन रांची में, तो डॉक्टर के सिन्हा। मतलब अब नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते थे जी। कभी आपने ये सुना कि कोई भी इंसान का कि जो रोकथाम में काम कर रहा हो वो कोई बड़ा नाम हो? नहीं। कारण क्या है? जो हमारा डिपार्टमेंट का एक और नाम है पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में जब आप काम करते हैं तो उसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं होते हैं, इट टेक्स टाइम, 15-20 साल। जैसे पोलियो, हमने एक बीमारी खत्म कर दी, इस देश में तो नहीं है, 2011 में लास्ट केस आया था, उसके बाद से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे। लेकिन कितने साल लगे हमें उसको। 1995 में पहली बार अमिताभ बच्चन ने पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। 88 में WHO थोड़ा सजा हुआ था, अपने देश में आते आते 95 हुआ, 97 में WHO ने फिर से, तो मतलब भारत में आकर अपने लेवल से तैयारियां स्टार्ट की। स्मॉल पॉक्स 1978 में ख़त्म हुआ, 81 में 81 में डिक्लेयर हुआ कि अब स्मॉल पॉक्स नहीं, वो हमेशा के लिए, तो एक बीमारी को ही हमने ख़त्म कर दी यहाँ से। तो पब्लिक हेल्थ में कब से हम काम कर रहे हैं, कितना समय लगता है, कितने लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके एक बीमारी ख़त्म हो पाती है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट को लोग बता नहीं पा रहे हैं कि ये काम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और हमसे भी कोई पूछता है, आप भी कुछ दिन पहले पूछे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आखिर करते कहाँ के डॉक्टर हैं? हाँ। आप वो यदि हमसे कोई पूछे, आप आंख देखते हैं, कान देखते हैं, मुंह देखते हैं, हार्ट देखते हैं, लीवर देखते हैं, सर्जरी करते, सर्जरी नहीं करते फिजिशियन। तो आम लोगों को भी बताने में बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या काम करते हैं। लेकिन मूल काम करने में, काम करने में शायद हम 20-25 मिनट लगा दिए ये हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने में। तो आप सोचिए कि आप, तो शायद हो सकता है कि हम अपने आप को इन्फीरियर डॉक्टर समझते हो। एक चाइनीज में वर्ब है, प्रोवर्ब है, इन्फीरियर डॉक्टर्स आर दोज हु ट्रीट डिजीजेस। जो बीमारियों को ठीक करता है वो इन्फीरियर डॉक्टर्स है। मीडियोकर डॉक्टर्स आर दोज हु ट्रीट पीपल या हु ट्रीट डिजीज्ड पर्सन, जो बीमारी ग्रस्त इंसान है उनको ठीक कर रहा है, वो मीडियोकर है। सुपीरियर डॉक्टर्स आर दोज हु प्रिवेंट दीज डिजीजेस। यस, करेक्ट। तो हम शायद उसको यथार्थ नहीं कर पाए या चरितार्थ नहीं कर पाए इस प्रोवर्ब को, इस चाइनीज प्रोवर्ब को। और जो समाज में ये है कि भाई एक आदमी को जो देख रहा है उसको ठीक कर रहा है, और माउथ टू माउथ बड़े डॉक्टर का कहा जाता है कि ये अच्छा डॉक्टर, ये खराब डॉक्टर है। तो एडवर्टीजमेंट वो माउथ टू माउथ होता है जब आप किसी को ठीक कर देते हैं। तो शायद वही क्यूरेटिव जो है। एक्लेपियस एक
ग्रीक गॉड हुए, उनको 2 बेटियां हुई। ये कहाँ से आया ये सब चीज़ें, तो वो मैं हिस्ट्री में बता दे रहा हूँ। एक्लेपियस एक गॉड थे, गॉड ऑफ मेडिसिन ग्रीक में। उसमें 2 पैनेसिया और हाइजिया उनकी 2 बेटियां हुई। एक पैनेसिया जो है वो क्यूरेटिव मेडिसिन है, और हाइजिया जो है हाइजीन से प्रिवेंटिव मेडिसिन हुई। क्यूरेटिव वाली थोड़ी गोरी थी, ज़्यादा चमक गई। ये वाली जो बेटी थी थोड़ी सांवली थी, वो कम चमकी। बस ये है, लेकिन अंदर में जो ताकत है वो हाइजिया में जो है वो क्यूरेटिव में कभी नहीं हो सकता। यानी कि पीएसएम डिपार्टमेंट जो है, हमको लगता है कि इसके बारे में अब तक बताया नहीं गया कि ये पर्दे के पीछे काम करने वाले हीरोज़ हैं। चलिए सर, एक बात करते हैं अभी ड्रग्स की। जैसे कि युवाओं में तेज़ी से ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं और युवा, और उसमें ये भी मतलब अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो जो इंजेक्शन से ड्रग ले रहे हैं तो वो उनको एचआईवी हो रहा है। वजह क्या है और हम कैसे रोक पाएंगे इन युवाओं को, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं। मुझे याद आता है आज से 15 साल पहले का चीज़, जब मैं लेडी हार्डिंग में पढ़ता था दिल्ली में। वहाँ पे एक एनजीओ आती थी कनॉट प्लेस में, और लोगों को जो रोड पर घूम रहे हैं वो सारे ड्रगिस्ट हुआ करते थे, और उनको ना सब इंजेक्शन बांट के जाती थी। तो हमको समझ में आता है ये क्या कर रहे हैं। तो बोले नहीं, ये कम से कम ये तो ड्रग्स तो लेंगे ही, कम से कम इंजेक्शन जो है वो अपना अपना यूज़ करें। और उस समय मुझे समझ में आया कि क्या क्या इंटरवेंशंस किया जा सकता है और कैसे कैसे हम एचआईवी से लड़ सकते हैं। और एचआईवी जो है वो पिछले 15 साल में शायद बैकसीट ले लिया था जी, और लगभग ख़त्म हो गए थे। ये भी कारण है, और हर बार्बर के तक दुकान में, मतलब नाई के दुकान में जागरूकता हो गई थी, और जो ये है ब्लेड जो है वो बदल कर वो हमेशा करता था। इतनी जागरूकता, और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी आ गई जी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब शायद कि अरे अब तो ये बीमारी से कुछ ये नहीं होना है। और ये कॉम्प्लेसेंसी इतनी तक आ गई कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको किक चाहिए लाइफ में, क्योंकि किक किसी और चीज़ में नहीं मिल रहा है, वो किक वो नशीली पदार्थों में लेना चाहते थे, और वो लेते लेते इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स बन गए, और जिसके कारण एक ही इंजेक्शन से किसी उनको हुआ और फिर ये। और ये क्यों एचआईवी फैला उनमें? ये इसलिए फैलता है क्योंकि जो ड्रग ले रहे हैं एक दुर्व्यसन में इन्वॉल्व हैं, तो दूसरा भी व्यसन जल्दी लगेगा उनको। तो एचआईवी के जो दूसरे माध्यम है, एक को हुआ किसी, जैसे एचआईवी हर कोई जानता है कि ये सेक्स से रिलेटेड होता है, उससे फैलता है। तो वो एक को हुआ, और वो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स भी हो गया। यहाँ से इसने लिया, हमने आपको ये किया, रे देख लेकर तो देखो एक बार मजा कि लाइफ में क्या होता है, क्या कर रहे हो ऐसे। उसने उसी इंजेक्शन से अपना लिया। एम्फेटामिन्स ले रहा हो, एलएसडी ले रहा हो, जो भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स हैं जो ये हैं, और इंजेक्टेबल वो लेते हैं, और ग्रसित हो रहे हैं लोग। क्योंकि नशे में पता नहीं चलता है क्या सही है और क्या गलत है, हम कुछ भी कर लेते हैं। आज के युवाओं जो हैं उनमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें करने की लत नहीं रह गई है कि जिससे हम आगे बढ़ें जी। और वो टाइम इतना ज़्यादा है, करने को कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप के द्वारा अच्छा पैसा है, हमें कुछ नहीं करना है, बैठ के खाना है, या फिर शायद पढ़ाई जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई का लोड इतना नहीं है जी। या फिर पढ़ाई का लोड इतना ज़्यादा बना दिया गया है कि वो रिलैक्स चाहते हैं। दोनों चीज़ें हैं कि आप एक इतना टाइम है कि अरे चलो इसमें टाइम बिता देते हैं, और एक तो ये बैलेंस करने की ज़रूरत है कि इतना भी टेंशन ना हो जाए कि वो इस तरह के लत में पड़ जाए, और इतना खाली भी ना छोड़ दिया जाए कि ये लत में पड़ जाए। तो ये हर लेवल की ज़रूरत है समझने की, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे। क्या फैमिली के, कई बार बोला जाता है फैमिली वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मेरे घर में मैं यदि करने लगता हूँ तो मैं 2 बार सोचूँगा क्या मेरे माँ-बाप को ये गँवारा होगा? तो फैमिली लेवल पे क्या इंटरवेंशंस होनी चाहिए? मैंने कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, दिल्ली में है, नोएडा में है, तो बोला कि फ्रैंकली स्पीकिंग देवेश, हम अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। जी। तो इस भाग-दौड़ की दुनिया में कहीं माँ-बाप ये ना भूल गए हों कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, एजुकेशन सिर्फ़ पैसे से नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ हैं कि जो संस्कार भी हमको देने होंगे, सही संस्कार देने होंगे। यदि हम संस्कार नहीं दे पाएँगे, तो वो फैमिली का है, कम्युनिटी लेवल पे कुछ और है और सरकार की तरफ से कुछ और लेजिस्लेशंस होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में एक अलग लेजिस्लेशंस होने चाहिए, एक अलग रूल्स होने चाहिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है यदि हम इस नशे की लत से हम अपने युवाओं को बचाना चाहते हैं तो। ये आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवाओं से इलाज करना नहीं है। डॉक्टर का काम लोगों को जागरूक करना और बीमारी को आने से पहले रोकना है। अगले अंक में हम किसी और एक नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।